तो दोस्तों आज की महामैराथन में हम महामैराथन करने चल रहे हैं संविधान संशोधन के ऊपर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज हम संविधान संशोधन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और संविधान संशोधन के पहले पार्ट से लेकर अर्थात कहने का मतलब ये है पहला संविधान संशोधन से लेकर आखिरी संविधान संशोधन तक हम पूरी बात जानेंगे। लेकिन हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्या है, हमारे पास समय बहुत कम है और सिलेबस काफी ज्यादा है, इसलिए मैं आपको बस उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, फटाफट मैं चीजों को बताते चलूंगा और सारे संविधान संशोधन को तो नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा और जो वैसे ही एक तरह से बताकर निकलना है उसको वैसे ही बताकर निकल चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, संविधान संशोधन को हम थोड़ा से बाद में समझेंगे, लेकिन आइए हम समझ लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। आपको तो पता ही है कि हमारे संविधान में अगर आप देखें तो अभी वर्तमान में 448 प्लस एक तरह से अनुच्छेद है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसी में अनुसूचियों को बता दे रहा हूं। आपको अगर पता हो तो अभी आरओ यारो का एग्जाम हुआ कल, यानी कि कल था संडे, और संडे को आरओ यारो के एग्जाम में यदि आप देखें तो अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि अगर आप देखें तो छठी अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए आप लोगों को भी अनुसूचियां तैयार करके जाना है और संविधान के स्रोत संविधान के स्रोत वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करके जाना है कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, इसको भी तैयार करके जाना है। साथ ही साथ आपको ये भी तैयार करके जाना है कि जो संविधान संशोधन है इसको भी तैयार करके जाना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जरूर एक या दो पूछे ही जाएंगे। हाँ, यूपी स्पेशल आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा, यूपी स्पेशल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है यूपी स्पेशल को। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप देखें तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची की बात करते हैं तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि कह सकते हैं जो भाग एक में चर्चा की गई है दोस्तों, वही पहले अनुसूची में भी चर्चा की गई है या किया गया है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब ये हो जाता है कि भारत में अगर आप देखें तो भारत में क्या है कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में क्या है दोस्तों, तो भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे अगर भारत को देखा जाए तो भारत में जो राज्य है ना, वो बिल्कुल किसी भी ट्रीटी के तहत नहीं बने हुए हैं, बल्कि भारत एक संपूर्ण भारत है। बस केवल और केवल अगर आप देखें तो इसको प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या किया गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए इस भारत को बांटा गया है, यानी कि राज्यों में, जिलों में और अगर आप देखें तो तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन प्रणाली को इसीलिए अपनाया गया है या सिस्टम को अपनाया गया है ताकि भारत के प्रशासन को अच्छे से चलाया जा सके। तो अगर आप देखें तो पहली अनुसूची की बात करते हैं, इसमें कहा भी गया है कि राज्यों के नेम की बात करते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो भारत के 28 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करते हैं, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, उनको सूचीबद्ध करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को ये क्या करता है, सूचीबद्ध करता है। तो पहली अनुसूची में आपको इतना ध्यान रखना है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है दोस्तों, ये बातें आप भूलिएगा नहीं कि भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आठों केंद्र शासित प्रदेशों के नेम तो आपको पता ही है, 28 राज्यों के भी नाम आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो एक बार भारत के मैप को आप पढ़ लीजिएगा। अनुसूची दूसरी क्या कहती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अनुसूची दूसरी कहती है दोस्तों वेतन भत्तों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, तो ध्यान रखिएगा, वेतन भत्तों की बात करती है अनुसूची दूसरी। तो वेतन भत्तों की बात कौन करता है दोस्तों, कौन सी अनुसूची करती है, तो ध्यान रखिएगा दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रलब्धियां, वेतन भत्तों या विशेषाधिकार से संबंधित कौन बात करती है, तो दूसरी अनुसूची करती है। तुरंत याद कर लीजिए, पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है या कहा गया है, और दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, या किसकी बात की गई है, तो वेतन भत्ते प्रलब्धियों की बात आप कर ध्यान रखिएगा।
किनके वेतन भत्तों की बात की जा रही है, तो भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, सॉरी, और भारत के राज्य जितने भी राज्य हैं और जहां पर जितने भी राज्य उनके राज्यपालों की बात करते हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष की बात करते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात करते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। जो सभापति होता है राज्यसभा का, जो सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात करते हैं। राज्य विधानसभाओं के, ये 2 बार हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, और भारत के सीएजी की बात करते हैं, तो इन सभी के वेतन भत्तों की बात करती है अनुसूची दूसरी। तो ध्यान रखिएगा, वेतन भत्तों के बारे में किस अनुसूची में चर्चा की गई है या किया गया है, तो अनुसूची दूसरी में चर्चा की गई है या किया गया है, ये बातें याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसूची तीसरी क्या कहती है। अनुसूची तीसरी कहती है दोस्तों की शपथ और प्रतिज्ञान की बात करते हैं, यानी कि कहने मतलब ये है कि कौन क्या शपथ लेगा, उसके बारे में अगर आप देखें तो पूरा ड्राफ्ट जो लिखा गया है दोस्तों, वो लिखा गया है अनुसूचित तीसरी में। तो ध्यान रखिएगा, पहली चाहे आप भले भूल जाए, लेकिन दूसरी और तीसरी को आपको जरूर याद रखना है। दूसरी वाले में वेतन भत्तों पर उपलब्धियों की बात की गई है, ठीक है। वेतन भत्तों के बारे में आप समझ गए होंगे कि भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, अर्थात जिन्हें सभापति कहा गया है, और उपसभापति की बात करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बात करते हैं, सीएजी की बात करते हैं, इनकी सैलरी की बात की गई है दोस्तों कि किसकी कितनी सैलरी वगैरह होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ये सारी बातचीत की गई है अनुसूची दूसरी में। और अनुसूची तीसरी में क्या बात की गई है, इन सभी की बात करते हैं, इन सभी के एक तरह से शपथ के ड्राफ्ट की बात करते हैं, यानी कि एक तरह से एक खाका की बात करते हैं, किसको क्या शपथ लेना और कैसे लेना है, वो सारी बातें किसमें लिखी गई है, अनुसूची दूसरे में लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार की बात करते हैं, संसद के सदस्य की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं, भारत के सीएजी और सीएजी की बात करते हैं, अर्थात नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, राज्य के मंत्री की बात करते हैं दोस्तों, और राज्य विधानसभा विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवारों की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य या उन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जजों की बात करते हैं। तो इन सभी के एक तरह से शपथ से संबंधित बात करते हैं। शपथ का मतलब हो जाता है अंग्रेजी में ओथ हो जाता है। तो इसके बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुसूची दूसरी में बताया, सॉरी अनुसूची तीसरे में बताया गया है, ये बातें याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरी बात करते हैं तो वेतन भत्तों उपलब्धियों की बात की गई है, और तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं तो शपथ से संबंधित बातचीत की गई है। बस इतना याद कर लीजिए, शपथ या प्रतिज्ञान की बात करते हैं। चलिए चौथी अनुसूची की बात करते हैं, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधानों के बारे में इसमें बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची में कि राज्यों की बात करते हैं, किस राज्य की कितनी राज्यसभा में सीटें होंगी, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, किस राज्य की कितनी सीटें होंगी एक तरह से राज्यसभा में। तो ध्यान रखिएगा, इनके सीटों के आवंटन की जो बात की गई है वो किसमें की गई है, चौथी अनुसूची में। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को 4 अनुसूची तक पूरी बात याद हो गई होंगी, यानी कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है, ठीक है, या पांचवी अनुसूची किसकी बात करता है या करती है, तो इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं, यानी कि जो भारत का शेड्यूल क्षेत्र है, ठीक है, और जो एक तरह से ट्राइब्स क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात करते हैं। तो इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो जो अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, यानी जो शेड्यूल्ड क्षेत्र है, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, या कह सकते हैं एसटी की बात करते हैं तो उनके जनजातियों की बात करते हैं, या उनके क्षेत्रों की बात करते हैं दोस्तों, तो उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित किस अनुसूची में बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा पांचवी अनुसूची में। तो एससी और एसटी ऐसे याद कर लीजिए, एससी और एसटी की बात करते हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन या कह सकते हैं उनके कंट्रोल की बात करते हैं, तो किसमें बात की गई है, तो अनुसूची पांचवी बात की गई, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। अनुसूची पांचवी की बात करते हैं दोस्तों, यानी शेड्यूल 5 में बात की गई है, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा।
चलिए छठी अनुसूची की बात करते हैं। ये वाला आरओ में एग्जाम में आया था, आरओ के एग्जाम में आया था दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। छठी अनुसूची की बात करते हैं। यह अनुसूची राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं, जो एक तरह से अगर आप देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं। तो क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों की बात की जाती है। जैसा कि बात करते हैं, ये 4 राज्य है। असम की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं दोस्तों मेघालय, तीसरी बात करते हैं त्रिपुरा, चौथी बात कर लेते हैं मिजोरम की बात करते हैं। ये चारों राज्यों का नेम ध्यान रखिएगा। तो इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो बातचीत की गई है दोस्तों, वो की गई है छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची को भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 6th शेड्यूल को भी आप ध्यान रखिएगा। 4 राज्यों की जो एक तरह से जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन से संबंधित बातचीत की गई है। अब हम 7th शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो 7th शेड्यूल में क्या कहा गया है कि शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? तो शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है कि शक्तियों की बंटवारे की बात कर लेते हैं। तो शक्तियों के बंटवारे की बात कर लेते हैं दोस्तों, शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं। तो किसके शक्तियों की बंटवारे की बात की गई है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों के बंटवारा की बात की गई। किसमें बात की गई है? 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, जिसमें आप जानते हैं एक तो संघ सूची है, ठीक है, दूसरी बात करते हैं राज्य सूची है, तीसरी बात करते हैं समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सरकारें अपना नियम बनाएंगे, और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य मिलकर क्या करती है? नियम बनाती है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको एक तरह से अगर आप देखें तो छठी अनुसूची के बारे में बता दिया, यानी 7th शेड्यूल के बारे में बहुत अच्छे समझा दिया। फिर अगर आप देखें तो 5वीं यानी 5th शेड्यूल की बात करते हैं, इसके बारे में हमने समझा दिया। 4th की बात करते हैं तो इसके बारे में हमने आपको समझा दिया। तीसरे के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हमने समझा दिया। दूसरे शेड्यूल की बात करते हैं और पहले शेड्यूल की बात करते हैं तो इसके बारे में भी हमने आपको समझा दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारा की चर्चा की गई है या किया गया है। तो केंद्र सरकार की बात करते हैं और राज्य सरकार की बात करते हैं, तो इनके शक्तियों के बंटवारा की बात किसमें की गई है या किया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, यानी 7th शेड्यूल में ये बातें की गई है। चलिए अब 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा आता है, तो ये आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं की बात करते हैं? देखिए अगर आप देखें तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, 1000 प्लस अगर आप देखें तो बोलियां हैं, और बहुत सारी उसमें भाषाएं भी है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोटल भाषाओं में से, मतलब इतनी सारी भाषाओं में से अगर आप देखें तो केवल 22 भाषाओं को ही एक तरह से हमारे संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, या भाषा से संबंधित जो सूची है दोस्तों वो है 8वीं अनुसूची। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 9th शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि जो जमींदारी पहले प्रथा चल रही थी, भाई आप तो जानते हैं जमींदारों की बड़ी बड़ी कह सकते हैं जागीरें हुआ कर सकती थी। जागीरें क्या मतलब, बहुत ज्यादा उनकी कह सकते हैं जमीन हुआ करती थी और वही राज किया करते थे। तो उनके उन्मूलन की बात करते हैं, उनको खत्म करने से संबंधित, उनकी इस प्रथा को खत्म करने से संबंधित किसमें बात की गई है? तो 9वीं अनुसूची में बात की गई है। तो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों को इस अनुसूची के तहत वर्णित किया गया। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इसी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये बातें भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आपको इतना कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात करते हैं, तो 9वीं अनुसूची में बात की गई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी के साथ 10वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि 7th शेड्यूल के बारे में आइए हम 10th शेड्यूल के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आप तो देखते हैं हमारे देश में क्या होता है कि जब देखो जिसको देखो वही जो सांसद होता है, विधायक होता है, कभी
इस दल में जाता है, कभी उस दल में जाता है, कभी वो बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, कभी बसपा में। तो उनके ऊपर नकेल कसने के लिए क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, कि अगर आप कोई भी अगर किसी पार्टी में पहले से शामिल है और वो एक तरह से जीत गया है चुनाव, तो अगर आप दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको एक तरह से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इससे संबंधित जो बातें की गई हैं वो किसमें की गई है, 10वीं अनुसूची में बातें की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, दल बदल अधिनियम, इसे क्या कहा गया है, दल बदल अधिनियम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि महोदय एक बता दीजिए कि दल बदल अधिनियम के बारे में किस अनुसूची में चर्चा की गई है, किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में चर्चा की गई है या किया गया है। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम की बात की गई है। अर्थात अगर कोई एक तरह से संसद का सदस्य या विधान मंडल का सदस्य है तो वो क्या करता है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जब जाता है तो फिर उसकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो उसके नकेल कसने के लिए क्या किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई या जोड़ा गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, ये भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। वैसे 12 ही अनुसूची है, ज्यादा कठिन बातें नहीं है, बस एक दो बार अगर आप देख लें तो निश्चित तौर पर आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें पंचायतों की शक्तियों की बात की गई है, उनके अधिकारों की बात की गई है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनके उत्तरदायित्व की बात की गई है। इनके लिए 29 विषय बनाए गए हैं। तो ये बातें आपको याद रखना होगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व की बात की गई है और उनको कितने विषय दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 29 विषय, 29 विषय दिए गए हैं। कई बार तो बहुत ही साधारण प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है कि ये बता दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं या पंचायतों की बात करते हैं दोस्तों, तो पंचायतों के बारे में जो बातचीत की गई है उनके शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में तो कितने विषय उन्हें दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 29 विषय दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। अगर 11वीं अनुसूची आपको पता है तो 12वीं अनुसूची में कुछ है नहीं। 12वीं अनुसूची में अगर आप देखें तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की बात करते हैं, जिसमें उनकी शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है। इनको कितने विषय दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 12 के 12 अनुसूची आपको याद हो गई होंगी। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज आपको करवा देता हूं तो आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए एक बार स्टार्टिंग से चलते हैं। मुझे पता है कि जब स्टार्टिंग से चलते हैं तो सीक्वेंस तैयार हो जाता है। पहली अनुसूची में समझ गए कि नहीं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 28 के नेम याद रख लीजिएगा जो कि आप जानते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नेम याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, दोस्तों, फिर दूसरी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं, फिर दूसरी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें वेतन भत्तों पर उपलब्धियों की बात की गई है। फिर अगर आप देखें तो तीसरी अनुसूची की बात की गई है। फिर अगर आप देखें तो चौथी अनुसूची की बात करते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। वही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन की बात की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जो राज्यसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जो आपके जम्मू कश्मीर है और सारे जो राज्य हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो जो शेड्यूल क्षेत्र की बात करते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, इनके क्षेत्र की बात करते हैं, तो इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बात की गई है। फिर उसके बाद छठी अनुसूची की बात करते हैं तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं, जो एसटी वाला क्षेत्र है, 4 राज्य है, इनके प्रशासन की बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को याद कर लीजिएगा। सातवीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। केंद्र और राज्य के बीच में संघ सूची और समवर्ती सूची, और अगर आप देखें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात की गई है। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो किसकी बात की गई है, तो 22 भाषाओं की मान्यता की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। फिर 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित बातचीत की गई है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, दल बदल अधिनियम की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है, कोई सदस्य, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा की बात करते हैं या विधानसभा की बात करते हैं, किसी में का भी सदन है, किसी भी सदन का वो सदस्य है, तो अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है, मतलब की जा सकती है।
फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायतों की बात की जाए, उनकी शक्तियों प्राधिकार की बात की गई है, जो 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो नगर पालिकाओं की बात की गई है, उनकी शक्तियां, अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जो कि 18 विषय दिए गए हैं। जैसा कि बात करते हैं, इस क्लास में हमने ज्यादा समय तो नहीं लिया आपका, और बहुत ही कम समय में हमने आपको अनुसूचियां याद करवा दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे, अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से देख लिया होगा तो हमारे साथ। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।